नमस्ते। एक तरफ तो इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा है कि चंदा मामा की बात करने वाले फकीर अब ऐसे घिर गए हैं कि वो एक हाथ दो एक हाथ लो टाइप का काम पकड़ में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है, थोड़ा मामला और खुलेगा तो देश के सामने ये सारे प्रकरण आ जाएंगे कि अरबों खरबों रुपए चंदा लेकर के किसी को ईडी सीबीआई से डराकर, किसी को काम देकर, लालच देकर एक तरफ चुनाव जीतने की पूरी योजना बनाई जा रही है। तो इस तरह से बीजेपी बुरी तरह घिरती जा रही है। वहीं बिहार में एक और प्रकरण पेचीदा फंसता जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए। आप जरा खोज कर उस पर नजर जरूर रखिएगा, क्या हो रहा है। आपको हम एक दूसरे विषय से रूबरू कराना चाहते हैं। आपको पता है कि देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए एक ही नारा हर जगह दे रही है, अब की बार 400 पार। इस नारे के साथ यह समझाया जाएगा और उनके लोग पूरे जोश खरोश से पूरे देश को यह बात बोल रहे हैं कि कोई अब लड़ाई में है नहीं, अकेले वो लड़ते जा रहे हैं, एक तरफ से वो जीतते जा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ चल रहा है। पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो इतना हद तक इनको डराने वाला है, परेशान करने वाला है कि वह काम अभी भी फंसा हुआ है। जैसे बिहार, एक उदाहरण हम दे रहे हैं बिहार का। बिहार में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन के सामने एक पेच फंस गया है। बिहार में एनडीए के प्रमुख सहयोगी वह धमकी दे रहे हैं, खुलेआम चेतावनी कि हमको टिकट दे दो, वरना हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी कोई चर्चा नहीं मिल रही है आपको ना, टेलीविजन चैनल पर, या मिलेगी भी तो बड़े उदास, निराश, परेशान मन से वो बेचैन करने वाली चर्चा होगी, या तो इग्नोर करेंगे। वैसे ही एनडीए गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, इस पर आपको चर्चा नहीं मिलेगी सुनने को। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर यही खबर कि आपका एक बड़ा सहयोगी खुलेआम मीडिया के सामने आकर बिहार में जो मंत्री भी है, केंद्र सरकार में मंत्री है, वह खुलेआम आपको एक चेतावनी दे रहा है कि अगर हमको सरकार में शामिल नहीं किया, अगर हमको हमारे मुताबिक नहीं दिया, अगर हमको हमारी पसंद का टिकट नहीं दिया, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस तरह का पेच फंस करके जो पूरा का पूरा किस्सा है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार पर। वही बिहार जिस पे पिछले कुछ दिनों पहले एक बड़ी सेंधमारी करके राम मंदिर उद्घाटन के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सबसे बड़ा मुद्दा था, मतलब आज की तारीख में अगर किसी से आप पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़ा मुद्दा किसे मानती है, तो वो कहेगी राम मंदिर को। वही बनवा दिया। और उस मंदिर बनवाने के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव में इस बात को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से ले जा रही है। उसका उद्घाटन की तारीख थी 22 जनवरी 2024, और ठीक 22 जनवरी 2024 से चंद घंटों बाद भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तोड़ करके, अपने खिड़की दरवाजे खोल करके उधर से इधर बुला लिया। ऐसे ही कोई राजनीति में बुलाता नहीं है। जब चंदा ऐसे ही नहीं मिलता है, चंदा तब मिलेगा जब पहले नहीं कोई चंदा दे रहा तो ईडी सीबीआई की रेट भर दो, आईटी की रेट डाल दो, और जब रेट डाल दो तो कुछ दिन बाद पता चला चंदा आ गया तो पता नहीं रेट बंद हो गई, क्या हुआ किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक वैसे ही कोई सांसद विधायक यूं ही नहीं चला जाता है किसी पार्टी के साथ और गठबंधन तोड़ दे और वो चला जाए कि नहीं भाई हम तो आपके साथ आ गए। नहीं, वैसे ही नीतीश कुमार को लाने के बाद बिहार में बीजेपी ये मानती थी कि वो बहुत ताकतवर हो गई है,
उन्होंने महागठबंधन को तोड़ दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख सूत्रधार को तोड़ दिया। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए, शपथ ग्रहण हो गया। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश, जहां सपा और बसपा को अलग अलग लड़ाया जा रहा है, कौन पीछे है आप भी जानते हैं। एक न हो जाए सारे लोग। गठबंधन की कोशिशें जैसे ही चलती हैं, कोई बहुत सुगबुगाहट होती है, पीछे से बयान आ जाता है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इसके बाद किसका फायदा होगा, ये उत्तर प्रदेश के लोग बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, जहां सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ था, बिहार में ये कोशिश कर ली गई और बिहार की ये कोशिश कामयाब भी हो गई कि भाई गठबंधन टूट गया और वहां से वो चले गए। उसके बाद से माना जा रहा था कि अब एनडीए बिहार में बहुत मजबूत हो चुकी है। एनडीए एक तरफ से 40 की 40 सीटें जीत जाएगी। टिकट वितरण हो रहा है और टिकट वितरण में बीजेपी ने जेडीयू से एक सीट ज्यादा, 17 सीटें, जितनी खबरें अब तक आ रही हैं, 17 सीटें बीजेपी ने अपने खाते में रखी। 16 सीटें जेडीयू के पास गई, क्योंकि जेडीयू ने यह दावा किया, तर्क किया कि भाई हमारे पास तो जितने सांसद हमारे जीते हुए थे उतनी सीटें तो हमें चाहिए ही, और उतनी सीटों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। तो 16 जेडीयू के पास, 17 बीजेपी के पास, तो इस तरह से कुल 33 सीटें हो गई। 7 सीटें बची, उनमें से हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी, हाँ चिराग पासवान की पार्टी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, उसके बाद और वहां एक नाम फंसता है, पशुपति पारस, पशुपतिनाथ पारस। और कौन है पशुपतिनाथ पारस? बिहार के समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रामविलास पासवान के भाई हैं। रामविलास पासवान बिहार की राजनीति के बेहद जमीनी नेता, अपने संघर्षों से एक मुकाम और विचारधारा से एक पहचान पाने वाले, सामाजिक न्याय की राजनीति, समाजवाद की राजनीति करने वाले रामविलास पासवान बाद के दिनों में खुलेआम बीजेपी के साथ रहे और बीजेपी ने उन्हें मंत्री भी बनाए रखा। उनको माना जाता था कि जिसकी सरकार रहती थी उनके यहां वो मंत्री बनने चले जाते थे। तो लेकिन जब रामविलास पासवान का निधन हुआ तो उनकी पार्टी ही टूट गई। यूं ही नहीं टूट गई, जैसे यूं ही चंदा नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई खरीद करके यूं ही चंदा किसी को नहीं देता और यूं ही किसी को भी नहीं दे देता। सब क्रोनोलॉजी है, सबकी एक क्रोनोलॉजी होती है, उस क्रोनोलॉजी के तहत चंदा मिलता है। तो उसी क्रोनोलॉजी के तहत गठबंधन बनाया जाता है, गठबंधन तोड़ा जाता है। उसी क्रोनोलॉजी के तहत पार्टी बनाई और तोड़ी जाती है। तो रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 2 खंड में तोड़ दिया। अब कौन तोड़ा होगा, कैसे तोड़ा होगा, थोड़ा आप भी पहचान करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। 2 खंडों में रामविलास पासवान की पार्टी को तोड़ा गया। तो एक खंड में रामविलास पासवान के अपने बेटे चिराग पासवान वो शामिल हुए। चिराग पासवान से अलग होकर के दूसरे खंड में दूसरी जगह पर कौन खड़ा हुआ? पशुपतिनाथ पारस। वही पशुपतिनाथ पारस जो रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान के सगे चाचा हैं। तो पशुपतिनाथ पारस को मोदी सरकार ने कैबिनेट में शामिल किया। हाजीपुर जो सीट है वो मरहूम रामविलास पासवान जी की सीट है। रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने हाजीपुर में बहुत सारा काम किया। रामविलास पासवान जब वहां पर काम कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का पहचान दिया। रामविलास पासवान ने अपनी पहचान बनाई, दमदार कद्दावर नेता माने जा रहे थे, भले ही उनके बाद के कदमों से लोग आलोचना कर सकते हैं। उस रामविलास पासवान जी की अपनी हाजीपुर सीट से किसको सांसद का टिकट दे दिया गया 19 में, और कैसे, मतलब वो उसका दावेदारी किसके पास गई? पशुपतिनाथ पारस के पास। लेकिन चिराग पासवान, जिनका दावा यह है कि रामविलास पासवान जी के सच्चे वारिस वो हैं, वो अब एनडीए के सामने दबाव डालने लगे कि हाजीपुर की सीट को हमें दे दीजिए। और बीच में यह देखने को मिला कि काफी नाराज थे।
चिराग पासवान का कर्जा बड़ा है बीजेपी के ऊपर। क्या बड़ा कर्जा है पता है आपको? ना पता होगा, नहीं पता फिर से समझिए। जैसे यूं ही नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड मिलते हैं, वैसे यूं ही नहीं कोई किसी राम का हनुमान बन जाता है। जी हाँ, चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बन गए थे। क्रोनोलॉजी समझिए। 2020 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार, जो कि खुद एनडीए के साथ थे, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, और खुद चिराग पासवान भी बीजेपी के अलायंस में थे, एनडीए के अलायंस में थे, लेकिन चिराग पासवान को उन सीटों पर चुनाव लड़वाया गया जहां जहां जेडीयू यानी नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे, ताकि राम का काम हनुमान आसान कर दें और जेडीयू को थोड़ा मिट्टी विट्टी में मिला दिया जाए, कम कर दिया जाए। और हुआ भी। जिस जेडीयू के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी तीसरे पायदान पर चली गई। लगातार नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो बुलवाना हुआ, वो कौन बोलता था? चिराग पासवान जी। तो बाद में जब ये गठबंधन 22-23 में जाकर के जब टूटने लगा, 24 में खासकर, 22 में तो टूट करके जब वो इधर आ गए, तो फिर चिराग पासवान फिर उनके खिलाफ लड़े। लेकिन जब जब आरजेडी के साथ अलायंस हुआ, तो फिर बहुत बड़ी भूमिका निभाई चिराग पासवान ने, नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करने के लिए, डिफेम करने के लिए। उसके बाद जब फिर से बीजेपी के साथ नीतीश जी चले गए, तो उस समय सबसे ज्यादा असहज कौन था पता है? चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को मंगराने के लिए जेपी नड्डा खुद रहे, फिर अपने साथ प्लेन में लेकर आए, शपथ ग्रहण में शामिल कराए, नाराज थे, मनाए। उस मनाने में एक वादा ये भी था कि अभी आप चुपचाप हमारा साथ दे दो, हम लोकसभा चुनाव में आपको एकोमोडेट करेंगे। और फिर से चिराग पासवान ने हनुमान वाली भूमिका में अपने किए गए कामों को नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन के लोगों के सामने याद दिलाया, बार्गेनिंग बढ़ाई, नाराजगी जताई, और उसके बाद उस हाजीपुर सीट पर अपनी दावेदारी पुख्ता कर ली। अपुष्ट सूत्रों की माने तो चिराग पासवान के पक्ष में जाकर के एनडीए ने यह फैसला लेने की कोशिश, कवायद शुरू कर दी कि भाई रामविलास पासवान के असली वारिस कौन? हनुमान। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना? चिराग पासवान। और इस बात से आहत और खफा होकर के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री, एनडीए के एलाई पार्टनर रामविलास पासवान की पार्टी के दूसरे टुकड़े पशुपति पारस, उन्होंने खुले आम नरेंद्र मोदी और उनके गठबंधन को यह धमकी दे दी कि अगर हमारे साथ भेदभाव किया गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं आपको हराने के लिए, आपके खिलाफ जाकर के, आपके खिलाफ वो सारा काम करके, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए के घटक दल में शामिल पशुपतिनाथ पारस ने यह धमकी दी है। राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता, सबकी क्रोनोलॉजी होती है। उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर आपको बिहार में जीतना है तो हमको हाजीपुर सीट दीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाई देखिए, उत्तराधिकार पुत्र का होता है, किस पर? पारिवारिक संपत्ति पर। राजनीतिक संपत्ति पर विरासत, उत्तराधिकार उसका होता है जो उसकी दावेदारी पुख्ता करता है, जो पुख्ता तरीके से अपने उत्तराधिकार को क्लेम करता है और एनडीए के साथ वादा करके, पार्टी तोड़ करके, तमाम तरह के काम करके पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति को खत्म करने में जितनी भूमिका पशुपतिनाथ पारस ने निभाई, वो कोई चिराग पासवान से कम तो थी नहीं। तो इसलिए उनका दावा भी बनता है कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर हमको बनाया और हमारी वारिस की सीट, हमारी जो मजबूत सीट है, उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा। अगर ये खबर एनडीए की बजाय इंडिया गठबंधन की होती, तो आज तक मीडिया में कितनी खबरें आ जाती कि बिहार, जहां पर ये दावा किया जा रहा है, वहां आपके गठबंधन का ही एक घटक दल कह रहा है कि अगर हमको आपने गठबंधन में उचित सम्मान के साथ सीट नहीं दी तो हम फिर आपके खिलाफ खड़े होंगे,
हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं और हम आपके खिलाफ चुनाव में भागीदारी करेंगे। अगर ये खबर इंडिया गठबंधन की होती तो हेडलाइन बनती, लेकिन ये खबर एनडीए गठबंधन के बीच बिहार में गठबंधन के भीतर के पेच को बिगाड़ने की है। तो ठीक वैसे ही इस पर मेन स्ट्रीम मीडिया की चुप्पी है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप्पी है। एक हाथ दो एक हाथ लो, ये है भारतीय राजनीति। और अगर भारतीय राजनीति को आप टीवी, मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे बनी हुई धारणा पर आप वोट देने जा रहे हैं, तो खबरदार, वक्त रहते जाग जाइए। कर्पूरी ठाकुर जी अपनी जनसभाओं में कहा करते थे, जननायक जब भाषण देते थे तो कहते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए कैसे अपने घटक दलों को मनाता है और क्या वो मनाने में कामयाब हो जाता है या नहीं होता है। मीडिया इसे कैसे कितनी दूर तक छिपाती है। आने वाले कुछ दिनों में इसका चुनाव पर क्या असर होगा, आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर से आपसे बातचीत करेंगे। तब तक जागते रहिए, आंख खोल करके अपने आसपास की बदलती हुई परिस्थितियों पर नजर रखिए, क्योंकि अंततः वोट आपको देना है जिससे देश का भविष्य चुना जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।